सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके और देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग फटाफट करके कोशिश करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करने का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आप सभी लोग आंसर करके बताइएगा इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, आज 40 नंबर सेट का डिस्कशन आपका हो रहा है। तो बताइए मेरे भाई, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, जो गलत है उसको ढूंढना है, औसत कथन का चयन करना है। तो आप तैयार हो जाइए और आप आंसर करने के लिए कि कौन सा इसमें से गलत है। मेरे भाई, एक खगोलीय जो दूरी होता है हमारा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, 1.496 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा 15 मीटर हमारा होता है। और इसी को सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो 1.496 है हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अगर ये नहीं 15 नहीं होगा यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा, तो 11 मीटर होता है। ये 11 मीटर में हमारा होता है। और कहेंगे अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 के पावर हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मीटर में 10 के पावर 11 और अगर सेंटीमीटर में 10 के पावर 13। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या है, तो कहेंगे सही है। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम जो हमारा होता है ये कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में अगर लिखिएगा तो 10 के पावर कितना, तो -8 सेंटीमीटर हमारा हो जाता है। तो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर राइट है। कहाँ पे किसका क्लास बंद किए थे हैं? चलिए, एक पारसेक की हम बात करते हैं। अगर हम एक पारसेक की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना 3.086 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो यहाँ पर इतना 16 हमारा क्या होता है, हमारा मीटर होता है। तो ये आपको इतना सेंटीमीटर में दे रखा है, जो कि मीटर में होना चाहिए था। यहाँ पर मीटर का टर्म आपका होना चाहिए था। तो ये गलत है, गलत आप आंसर करेंगे। बाद बाकी आप आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है, याद रखना एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर भी होता है। इतने प्रकाश वर्ष के बराबर भी होता है। और पारसेक या प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक होता है। तो ये सब छोटा छोटा यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार पूछ लेता है। तो ये आपका 10 के पावर 16 मीटर होना चाहिए था, जहां की आपको सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि गलत है। आंसर सी हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, और सही स्टेटमेंट जो है उसके बारे में आपको बताना है। अब बता दीजिए इसमें से कौन सा होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। कहता है कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, यहां पर इस बात को हम लोग जानते हैं कि त्वरण हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां कह रहा है कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन को, ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ये चाह रहा है कि dx अपॉन में dt, यानी कि समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर समय के साथ क्या होती है, तो ये वेग होता है। ये वेग होता है। ठीक है, यहां पर मेरे भाई दूरी में परिवर्तन की दर बोल दिया, यहां तो वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण होता है। यहां पर दूरी में परिवर्तन की बात कर रहा है, जो कि गलत है। दूरी में परिवर्तन की दर की अगर बात करेंगे तो ये क्या देगा, तो वेग देता है, ये त्वरण नहीं देगा। दूरी में परिवर्तन आपका त्वरण नहीं देगा, यह ध्यान में रखना। यहां पर क्या देता है, कहेंगे ये हमारा वेग के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थिति में परिवर्तन की दर जो होती है वो हमारा वेग कहलाता है, लेकिन वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था। वेग के विपरीत दिशा में आपके क्या पूछा है, सही पूछा गया। वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होता है। मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं ये बात। जब कभी भी हमारे सामने ये बात आता है, हमने आपको बोला है कि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक नहीं होगा। अगर मान लेते किसी का, अगर कहेंगे अगर वेग के दिशा में हमारा त्वरण पॉजिटिव होता है, ध्यान रखेंगे, वेग के दिशा में त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वेग की दिशा में त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे त्वरण का जो मान होता है, ये त्वरण का मान हमारा कैसा, त्वरण का मान हमारा पॉजिटिव होता है। वेग की दिशा में त्वरण का मान पॉजिटिव होता है। और वेग की विपरीत दिशा में, ध्यान रखना, वेग की विपरीत दिशा को जब हम कंसीडर करते हैं, विपरीत दिशा में क्या होगा, तो कहेंगे विपरीत दिशा में त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर त्वरण का मान नेगेटिव होता है। त्वरण का मान हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा यहाँ पर नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखना। और नेगेटिव त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होता है, और त्वरण धनात्मक नहीं होगा, त्वरण ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक नहीं होगा, त्वरण कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर धनात्मक बोलकर गलती कर दिया, यहां पर ऋणात्मक होना चाहिए था।
ये हमारा ऋणात्मक होना चाहिए, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आपसे सही पूछ रहा था, तो ना तो आंसर आपका ये हो पाएगा, ना तो आंसर आपका ये हो पाएगा, क्योंकि सही खोजना है। अगला कहता है कि स्वतंत्र रूप से, मेरे भाई जब कभी भी कोई भी चीज में अगर बोलता है अपने आप या स्वतंत्र रूप से, तो हम सभी लोग जानते हैं ये फ्री फॉल का केस है। और जब कभी भी मेरे भाई हमारे सामने में फ्री फॉल का केस आता है, तो प्रारंभिक वेग को हम यू जीरो मान करके चलते हैं, और जो त्वरण हमारा होता है वह गुणितीय त्वरण के बराबर हो जाता है। यानी कि उसमें कोई त्वरण अलग से नहीं होगा, उसमें जो भी त्वरण होगा गुणितीय त्वरण हमारा हो जाता है। ये दो कंडीशन हमारा फ्री फॉल के लिए लागू होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तब कह रहा है कि गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का होगा। एक समान त्वरित गति होगा, चूंकि मेरे भाई जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, उस पर त्वरण काम नहीं करेगा, उस पर गुणितीय त्वरण काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि वस्तु यहां रहे कि वस्तु यहां रहे कि वस्तु यहां रहे, फर्क नहीं पड़ता, वस्तु कहीं भी रहेगा, किसी भी ऊंचाई पर रहेगा, तो स्मॉल जी का मान सबके लिए बराबर होता है। इसका मतलब गुणितीय त्वरण का मान एक समान होगा। तो एक समान त्वरित गति में वो होगा, इसका मतलब है कि एक समान त्वरित गति कहने का मतलब है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे ये हमारा जी का मान कांस्टेंट होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट होगा। उस बेसिस पर हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जो त्वरण होगा वो गुणितीय त्वरण के बराबर हो जाता है, और ये गुणितीय त्वरण का मान कभी नहीं बदलता, किसी भी जगह पर आपको नहीं बदलता है। चंद्रमा वगैरह पर जाएंगे तो बदलेगा, लेकिन आसपास में जब कहीं भी कोई भी वस्तु गिरता है तो हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर ही होती है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारे क्या है, तो राइट है। बात बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत थे, ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है? क्रिकेट के बॉल, मेरे भाई हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट का बॉल जब क्या करता है, क्रिकेट के बॉल को जब वह कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे करता है। इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ क्या चलेगा, तो टाइम आपका कम समय में क्या चलेगा, तो तेज चोट लगेगी। जैसे ही वो हाथ को पीछे करता है तो कैच लेने में उसको समय ज्यादा लगता है। जब समय ज्यादा लगता है तो किंग बल का मान कम हो जाता है। हम लोग क्योंकि ये बात जानते हैं, क्योंकि मेरे भाई न्यूटन सेकंड लॉ का ही इक्वेशन हमारा होता है। फोर्स जो हमारा होता है ये डीपी अपन में क्या होगा, तो डीटी होता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब मेरे भाई हाथ को पीछे करेगा तो टाइम का ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाता है, यानी कि कैच आपको पहले लेना चाहिए था, वो आप धीरे से पीछे कर दे तो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जैसे टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो बल का मान कम होगा, चोट कम लगती है। इसीलिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हमारा कौन करता है, क्रिकेट का खिलाड़ी करता है। इसका मतलब जो ये आपको पहला जो आपको दे रखा है मेरे भाई, ये न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन यूज करता है। ध्यान रखेंगे यहां पर किसका एप्लीकेशन यूज होता है, यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ का एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, यहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। कहता है ऊंची कूद वाले मैदान के खिलाड़ी कुशन या बालू पर कूदता है। जब वह बालू पर कूदता है मेरे भाई तो क्या होता है, वो नीचे धंस जाता है। जब नीचे धंसता है तो उनको चोट कम लगता है। इसका मतलब है मेरे भाई ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है जिसमें चोट हमें कम लगता है। अगला कहता है किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी से स्ट्राइकर ढेरी में, मेरे भाई आप देखते होंगे जब आप कैरम वगैरह खेलते होंगे तो कैरम में क्या होता है, इस तरह से आपकी गिट्टी जो है सजी हुई रहती है, और आप चाहते हैं कि ऐसे करके हमारा मान लेते हैं कि ये कैरम होता है जिसके ऊपर ये रखा हुआ रहता है। तो जब आप यहां से हिट करते हैं, जब इस तरीके से जब आप इस पर हिट करते हैं, जब हिट करते हैं तो ये नीचे वाला गिट्टी जो होता है ये हमारा बाहर निकल जाता है, ये नीचे वाला गिट्टी बाहर निकल जाता है। और देखिए ये आपका धर्म से नीचे की ओर गिरता है। तो जब कभी भी ऐसे सीक्वेंस की बात करेगा तो ये हमारा कौन सा कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं। यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे, ये न्यूटन के पहले नियम की हम बात करते हैं। और न्यूटन गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको किसका नियम कहते थे, इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। चूंकि मेरे भाई हमने इसको स्ट्राइक किया, इसको हिट किया, वो पहले विराम में था, जैसे हमने उसको स्ट्राइक किया, जैसे हमने उसको हिट किया तो कहेंगे उसके विराम का हमने विरोध किया, और जब विराम का विरोध किया तो यहां पर झटका लगेगा। इसका मतलब है कि वहां पर जड़त्व का कंसेप्ट आएगा। और जड़त्व का जो कंसेप्ट हमारा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, ये सेकंड लॉ से रिलेटेड हमारा नहीं है। तो मेरे भाई हम कहेंगे इसमें से हमारा सेकंड लॉ पर आधारित कौन होगा, तो सेकंड लॉ पर आधारित हमारा ये होगा, ये होगा। ये सेकंड लॉ पर आधारित नहीं होगा, ये हमारा प्रथम नियम पर हमारा काम करता है। ये आपका सेकंड लॉ पर ही काम करता है, ये भी आपका सेकंड लॉ पे काम करता है। लेकिन आपका ये सेकंड लॉ नहीं होगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ होगा जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर द्वितीय नियम के उदाहरण अगर देखिएगा तो आपको पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। और पहला दूसरा आंसर कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपसे पूछेगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्लास है और उस ग्लास के ऊपर में एक प्लेट रखा हुआ है,
तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या ग्लास के ऊपर में कागज रखा हुआ, उसके ऊपर में कोई सामान अगर मान लेते, कोई भी चीज अगर आप सिक्का रख देते हैं और जब कागज को तेज गति से खींचेगा तो सिक्का उसी के नीचे आकर के गिरता है, नहीं। तो इस बात को आप समझना मेरे भाई कि वो हमारा जड़त्व यानी कि वहां पर भी इनर्शिया का कंसेप्ट होता है, जो कि हमारा न्यूटन गति के पहले नियम की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप। मेरे भाई वायु शक्ति कहने के मतलब विंड पावर की बात कर रहा है। अगर हम विंड पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम विंड पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, यदि हम विंड पावर प्लांट की बात करते हैं तो विंड पावर प्लांट में क्या होता है, तो हवा बहुत तेज गति से चलती है, और जब हवा बहुत तेज गति से चलती है तो उस हवा की गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमारा विंड पावर प्लांट होता है, उसके ब्लेड को वो घुमाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि इसमें विंड पावर प्लांट में हमारा क्या होता है, तो कहेंगे हवा तेज गति से चलती है, तो हवा की तेज गति, यहां पर हवा की जो तेज गति होती है, इस बात को समझना, हवा की तेज गति के कारण इसमें क्या होगा, तो कहेंगे हवा की तेज गति होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होता है। इसमें कैसा ऊर्जा होगा, तो कहेंगे यहां पर गतिज ऊर्जा होता है। और यही हवा की तेज गति क्या करता है, तो मेरे भाई हमारा जो विंड पावर प्लांट होता है ये ब्लेड को क्या करता है, घुमाता है। ये ब्लेड को क्या करेगा, तो ये ब्लेड को घुमाता है, इस तरीके से देखिएगा, ये ब्लेड को घुमाता है। और जब ब्लेड घूमता है तो हम कहेंगे यहां पर जो डेवलप होता है ऊर्जा, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई भी चीज मेरे भाई घूमता है तो उसमें याद रखना, रोटेट करता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगा। और तब जाकर के हमारा ये क्या करता है, यही यांत्रिक ऊर्जा हमारा किसमें, तो कहेंगे यहां पर विद्युत ऊर्जा में हमारा परिवर्तित होता है। यही फिर हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो विंड पावर प्लांट से भी हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा हमारा किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है। तो विंड पावर प्लांट में जो गतिज ऊर्जा हमारा होता है, हवा के तेज गति जो हमारा होता है, वही ब्लेड को जब घुमाता है तो घूमने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सीधा कहेंगे कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो हम लोग कहेंगे ना तो वहां पर शोर की बात करेंगे, ना तो स्थितिज की बात करेंगे। अगर गतिज ऊर्जा है तो हम लोग गतिज ऊर्जा ही राइट आंसर करेंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना और आपको बताना है। पलायन वेग के बारे में बोला गया है। एक बात समझ लीजिए, पलायन वेग जिसको एस्केप वेलोसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर हम यहां पर पलायन वेग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पलायन वेग की बात करते हैं, इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये कैसी वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारा पलायन वेग होता है मेरे भाई। पलायन वेग हमारा वह न्यूनतम वेग होता है जिस न्यूनतम वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर के वह बाहर निकल जाती है, फिर से वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाती, उसी को हम पलायन वेग कहते हैं। इसका मतलब जो पलायन वेग का जो हमारा फॉर्मूला होता है इसके वेलोसिटी का, याद रखिएगा, अंडर रूट में 2gm अपॉन में हमारा क्या होगा, तो यहां पर r होता है, अंडर रूट 2gm अपॉन में r होता है। जहां पर मेरे भाई अगर आप देखिएगा तो ये मान लेते कि हमारा ये पृथ्वी है, समझना गौर से, ये मान लेते हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा स्फेरिकल एक पृथ्वी होता है और ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो कहेंगे पृथ्वी की त्रिज्या यहां पर r है और पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा कितना है, तो m है। पृथ्वी के चारों ओर का जो हमारा क्षेत्र होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कहते हैं, इसका मतलब है मेरे भाई ये जो वाला जो क्षेत्र हमारा होता है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं, ये हमारा यहां पर क्या कहेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है। यानी कि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। जहां तक इससे बाहर अगर कोई वस्तु चला गया तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लैक वाला पृथ्वी हमारा है तो इस पर नहीं आ पाएगा। अगर पृथ्वी के सतह पर मान लेते कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर पृथ्वी के सतह पर मान लेते कि यहां पर कोई वस्तु हमारा पड़ा हुआ है, पृथ्वी के सतह पर अगर हम लोग देखते तो यहां पर अगर कोई वस्तु हमारा पड़ा हुआ है तो इसमें वह न्यूनतम वेग दीजिए जिस न्यूनतम वेग से मेरे भाई क्या होगा, तो ये बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा और उसी न्यूनतम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर उसी न्यूनतम वेग को इसका हम लोग पलायन वेग कहते हैं। और ये 11.2 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर पर गति के अगर फेंकेंगे, इस गति से अगर आप फेंकिएगा तो ये बाहर गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाएगा और फिर वापस नहीं आ पाता, इसी को पलायन वेग कहते हैं। लेकिन इस पलायन वेग का फॉर्मूला ये होता है और इसी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये निकल करके आता है। जहां पर कैपिटल जी तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो, इसकी वैल्यू तो सबके लिए बराबर होता है। आर हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है, एम हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका मतलब है जो हमारा पलायन वेग होता है मेरे भाई, ये किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। इस फॉर्मूला में कहीं भी स्मॉल एम नहीं है। इसका मतलब इस
वस्तु के द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता है। तो मेरे में पलायन वेग हम प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, चूंकि जाहिर सी बात है वो हमारा क्या करेगा, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। जब तक ग्रेविटी काम कर रहा था तब तक वो खींच लेता, लेकिन जैसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर हुआ तब उस पर हम कहेंगे वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अगर हम सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं, स्पेस में अगर हम भेजते हैं तो वो पृथ्वी पर रिटर्न नहीं आ पाती है। इसी कम से कम ये पलायन वेग उसमें देते हैं, इससे कम देंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन इतना कम से कम रहता है, इससे ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते हैं, कम से कम इतना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके वो बाहर चला जाए। तो ये हमारा होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि अगर पलायन वेग की अगर हम बात करते हैं, पिंड के आकार पर निर्भर करता है क्या, वस्तु के आकार पर निर्भर करता है क्या? नहीं, ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। पिंड का मतलब है मेरे भाई हम वस्तु की बात कर रहे हैं, तो ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ये आपको ध्यान, वस्तु के आकार पर, ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, इस बात निर्भर नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये पृथ्वी के आकार यानी पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्योंकि फॉर्मूला में पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन फॉर्मूला में कहीं भी पृथ्वी का वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। इस बात को ध्यान, स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम हमारा होता है। इसलिए अगर इस स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा टोटली रॉन्ग है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई, ये सही नहीं है, गलत है। ये कह रहा है कि पिंड के आकार पर निर्भर करता, पिंड के आकार पर निर्भर नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये पिंड के आकार पर या पिंड के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है। ये गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट केवल राइट है, आपको राइट ही खोजना था, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात मेरे भाई, जो पलायन वेग होता है ये किसी प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता कि आप इसको कितने डिग्री के कोण से फेंकें, उस पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है कि किस वेग से इसको फेंका गया। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंका गया तो यह न्यूनतम वेग कम से कम चाहिए उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए। अगर इससे ज्यादा होगा तब तो छोड़िए देगा, लेकिन इससे कम अगर थोड़ा भी होगा तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। तो पलायन वेग हमारा ये होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को जब आप ऊपर खींचते हैं तो कैसा महसूस होता है मेरे भाई? जब हम कुएं में क्या करते हैं, जब हम कुएं में क्या करते हैं, बाल्टी को जब डालते हैं तो देखिएगा उसके भार में आपको कमी फील होता है। भार में कमी फील होता है क्योंकि उत्प्लावन बल काम करता है। जैसे ही पानी के सतह से ऊपर हमारा आता है, जैसे ही पानी के सतह से ऊपर आता है तो फिर बाल्टी भारी हो जाता है। तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बिल्कुल, पानी की सतह से ऊपर तो भारी होगा, लेकिन पानी की सतह या पानी के अंदर वो आपको हल्का फील होगा, क्योंकि उस पर बॉयंसी फोर्स काम करता है, उत्प्लावन बल काम करता है, नीचे से ऊपर लगता है, वो हल्का कर देता है। तो मेरे भाई पानी की सतह कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर कह रहा है कि हल्की होगी, जो कि गलत है। पानी से बाहर आकार स्थिरता खो देता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा आकार बाल्टी का वैसे नहीं आकार रहता। ये दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दे रखा है। एक ही स्टेटमेंट राइट है कि अगर पानी की सतह से ऊपर अगर वो आता है, पानी की सतह से ऊपर अगर आता है तो वह कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और हम कहते हैं कि वहां पर बॉयंसी फोर्स खत्म हो जाता है, उस पर बॉयंसी फोर्स फिर काम नहीं करता है, इसलिए ऐसा होगा। इस बात को अब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने का, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो पानी होता है जिसको हम जल कहते हैं, जल की जो विशिष्ट उष्माधारिता होता है ये सबसे अधिक होता है। जल की विशिष्ट उष्मा की अगर हम बात करते हैं, जल की अगर विशिष्ट उष्मा की अगर हम बात करते हैं तो जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। ये बात हम आपको हमेशा से कहते हैं, ये सबसे अधिक होती है, ये सबसे अधिक होती है। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। अगर विशिष्ट उष्मा की बात करें या विशिष्ट उष्माधारिता की बात करें, दोनों एक ही चीज है, दोनों कुछ अलग नहीं है। लेकिन मेरे भाई इसका मीनिंग क्या होता है, इस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के विशिष्ट उष्मा का मान अगर ज्यादा होता है, अगर अधिक होता है, तो आपको यह बात समझना पड़ेगा उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता भी अधिक होती है। उसके अंदर उष्मा अवशोषण करने की क्षमता भी अधिक होता है, ये इसको दिखाता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि उष्मा अवशोषण करने की क्षमता किसमें, तो हम जल की बात करेंगे, और जल में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता भी अधिक होती है। जल में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता की अगर बात करते हैं, उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्षमता कैसी होगी, तो यहां पर अधिक होती है। अगर जल की विशिष्ट उष्मा
अगर अधिक होगी तो उष्मा अवशोषण करने की क्षमता भी उसमें अधिक होगी, ये किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई जैसे कि अगर हम इसके यूज कहां पे कर पाते हैं, इसका उपयोग हम कहां पे कर पाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो पानी एज ए कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। पानी किसके रूप में, तो कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए रेडिएटर वगैरह में पानी डालते हैं, तो हम लोग कहां पर यूज करते हैं, तो हम जल को कहां पर यूज करते हैं, पानी हमारा कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में, तो आपको ध्यान रखना, पानी कूलेंट के रूप में, पानी कूलेंट के रूप में रेडिएटर में डाला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखते होंगे, यहां पर रेडिएटर में डाला जाता है, रेडिएटर में डाला जाता है, और ये रेडिएटर में डाला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। देखना कि अगर कोई भी आपके पास, अगर मान लेते ट्रैक्टर वगैरह में भी आप देखते होंगे कि इंजन के जस्ट आगे में क्या होता है, रेडिएटर लगा रहता है, उसी में पानी को भर दिया जाता है। तो वो पानी क्या करता है, जब इंजन गर्म होता है तब पानी क्या करता है, उस इंजन की गर्मी को खींच लेता है, उष्मा को खींच लेता है और इंजन को ठंडा कर देता है, पानी अपने गर्म हो जाता है। चूंकि पानी की विशुष्मा अधिक होती है, पानी के अंदर उष्मा अवशोषण करने की क्षमता, खींचने की क्षमता उष्मा को अधिक होती है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ये कूलेंट के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, चूंकि ये सस्ता भी है और सबसे बढ़िया भी है। तो मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे, इसका उपयोग स्वचालित वाहन के रेडिएटर में करते हैं, चूंकि हमें कूलेंट के रूप में हम कहते हैं कि उस रेडिएटर में जैसे ही उसको हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, इंजन का जो भी इंजन गर्म हुआ उसकी गर्मी को खींच लेगा और इंजन को ठंडा रखेगा। नहीं तो इंजन गर्म होकर के जल जाएगा, इंजन गर्म होकर के हम कहेंगे हमारा क्या होगा, कहेंगे वहां पर हमारा खराब हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट तो मेरे भाई किसी भी सूरत में हमारा सही है, इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करते हैं, यहां पर हम जल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम पानी की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। तो जल की बात अगर कर रहे हैं तो गर्मी में थल की अपेक्षा, थल का मतलब मेरे भाई यहां पर मिट्टी की बात कर रहा है, थल के अपेक्षा इसका मतलब यहां पर मिट्टी की बात कर रहा है। तो यह जल की बात कर रहा है मेरे भाई, तो जल की यह गर्मी में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होता है। जाहिर सी बात है, गर्मी में पानी क्या करता है, हमारे वायुमंडल के तापमान जो गर्म होते हैं उसको खींच लेता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी पहले से ही गर्म रहता है। तो मेरे भाई मिट्टी हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, इसलिए मिट्टी क्या करता है कि खींचता है, और मिट्टी देखिएगा उस जगह पर आप खड़े होंगे तो क्या करेगा, तो आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि मिट्टी में उष्मा का संचरण हमारा क्या होता है इस तरीके से। तो यह गर्मी में कह रहा है, गर्मी में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से गर्म होती है। गर्मी में धीमी गति से गर्म होगी, लेकिन ठंडा में क्या होगा, यह तेज गति से आपका गर्म होता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। गर्मी में उष्मा अवशोषण करने की क्षमता की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी मेरे भाई वो हमारा गर्म ही रहता है, उसी के बेसिस पर यह आंसर कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये भी स्टेटमेंट हमारा ये राइट है, उस बेसिस पर आंसर करेंगे तो एक और दो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई इसका किसी बोतल कह रहा है, इसका उपयोग सिकाई की बोतल में नहीं किया जाता, सिकाई की बोतल में हम इसका इस्तेमाल, मेरे भाई इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका हम लोग यूज जो है यहाँ पर सिकाई के बोतल में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है। जो मेन आपका विशिष्ट उष्मा की बात कर रहे थे उसके लिए हमारा एक स्टेटमेंट तो सबसे बढ़िया सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि गर्मी में कह रहा है कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने के संबंध में कह रहा है कि गर्मी में थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से वो गर्म होता है। क्योंकि गर्मी की बात कर रहा है और गर्मी में वो धीमी गति से गर्म होता है, ठंडी में ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि ठंडी में बाहर का तापमान बहुत कम होता है और उसका तापमान अगर हम कहेंगे तो ठंडी में क्या होगा, तो कहेंगे ठंडी में उष्मा को अवशोषण वो फास्ट करता है, गर्मी में उष्मा का अवशोषण करता है स्लो करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी सब कुछ गर्म ही रहता है। तापमान में जितना अंतर हमारा ज्यादा होता है उष्मा अवशोषण करने की क्षमता भी उतना ही ज्यादा होता है। इस बात को उसी के बेसिस पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। इसके उटपटांग तरीके से लिखा है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको सही मान करके चलना। आगे चलते हैं, अगला कहते हैं सिटी स्कैन। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई। एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई? किसी भी सर्किट के अंदर अगर विद्युत धारा मापना होता है तो हम लोग जानते हैं जो सर्किट होता है, सर्किट में अगर विद्युत धारा को अगर मापना है, सर्किट में किसको मापना है? सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए किसको? तो विद्युत धारा को मापने के लिए, ध्यान रखें, विद्युत धारा को मापने के लिए हम क्या लगाते हैं? तो मापने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई? सर्किट में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एमीटर कहते हैं। यही एमीटर हमारा क्या करता है? विद्युत धारा मापता है। यही एमीटर क्या करता है? कहेंगे यहां पर विद्युत धारा मेजरमेंट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एमीटर हमारा विद्युत धारा मापता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, एमीटर हमारा कैसे जुड़ा होता है? तो तार के साथ सीरीज में जोड़ते हैं इसको। तार के साथ कैसे? तो कहेंगे ये हमारा तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये तार के साथ श्रेणी क्रम में हमारा जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो मेरे भाई इस बात को हम समझते हैं, इसी को एमीटर कहते हैं, इसी को एमीटर कहते हैं। यही बात हमारा वोल्टमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। याद रखना, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो सीरीज में इसको जोड़ते हैं, यानी कहने का मतलब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम इस्तेमाल करते हैं और मेजरमेंट करते हैं यहां पर करंट का। लेकिन जो वोल्टमीटर होता है इसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना। इसको समानांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, क्रम में इसको जोड़ करके हम वोल्टमीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज मापते हैं। इससे वोल्टेज मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, इससे वोल्टेज मापा जाता है। लेकिन कैसे जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, जो थर्मामीटर हमारा होता है ये तापमान को मापता है, इस बात को ध्यान रखें। तापमान को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। चूंकि यहां पर करंट मापने की बात हो रही थी, यहां पर विद्युत धारा को मापने की बात हो रही थी, इसलिए हम कहेंगे एमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेंगे करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, ये बात हमने कई बार आपको बोला है कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद आपको अगर कहेंगे 2 मिनट सूर्योदय से पहले या 2 मिनट सूर्योदय के बाद अगर सूरज दिखाई देता है, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे अगर दिखाई देता है तो समझ लेना कि मेरे भाई वो दृष्टि भ्रम है। कल आपको बताए थे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दृष्टि भ्रम होता है, एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता नहीं चलता है। ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि एक दृष्टि भ्रम हमारा होता है। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में आपसे बोला गया, बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट होगा। मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि जब कभी भी हमारे सामने दूरदृष्टि दोष की अगर बात होती है तो एक बात आप जान लीजिए कि अगर हम दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, तो दूर की वस्तु दिखती है। इसमें दूर की वस्तु आपको दिखती है, लेकिन कहां नहीं दिखेगा, तो नजदीक की वस्तु नहीं दिखती। इस बात को ध्यान, नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। अब नजदीक की वस्तु अगर नहीं दिखेगी तो आप यहां पर उपचार करेंगे, और जब आप उपचार करने के लिए यहां पर जाएंगे, जब आप यहां पर उपचार करेंगे तो आपको यहां पर लेंस लगाना पड़ेगा। आप अगर यहां पर उपचार करेंगे तो आपको लेंस लगाना पड़ेगा। मेरे भाई हमारे पास 2 गो लेंस होता है, एक लेंस जो प्रकाश को दूर भगाता है, एक लेंस जो प्रकाश को नजदीक लाता है। तो जिसको नजदीक नहीं दिखेगा उसको प्रकाश नजदीक लाने के लिए लेंस लगाएंगे तो उसको कहते हैं उत्तल लेंस। तो प्रकाश को नजदीक लाने के लिए कौन सा लेंस होता है, यहां पर उत्तल लेंस होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है, हम सभी लोग जानते हैं। ये उत्तल लेंस हमारा होता है, इस पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश को ये नजदीक लाता है, जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगी तो ये प्रकाश को नजदीक लाता है। लेकिन अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं, ये प्रकाश को दूर भगाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस हमारा है, ये उत्तल लेंस की बात करते हैं और ये प्रकाश को नजदीक लाता है, ध्यान रखेंगे। और ये अवतल लेंस हमारा कुछ ऐसा होता है, ये प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगी तो प्रकाश को ये फैलाता है, जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगी तो ये प्रकाश को फैलाता है। तो प्रकाश को दूर भगाने के लिए अवतल लेंस, प्रकाश को नजदीक लाने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बताइए मेरे भाई, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष अगर हो जाता है, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पर्श दे सकता है, तो दूर की दूरदृष्टि दोष में दूर दिखता है, इस बात को ध्यान रखिए। स्टेटमेंट सही है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जाहिर सी बात है मेरे, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष अगर होता है तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगा। अगर रेटिना के आगे कहेंगे तब हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये रेटिना के पीछे ही इमेज बनता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और आपको ध्यान रखना, अगर किसी को दूरदृष्टि दोष अगर हो जाता तो उसको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अवतल लेंस की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट हमारे सही थे। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका मतलब है कि आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर हम तारा की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जो हमारा स्टार होता है, जो हमारा तारा होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है। इसका खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से चमकता है, ध्यान रखेंगे। इसका खुद का प्रकाश होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसका खुद का प्रकाश होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से ये चमकता है, ये भी सच है मेरे भाई। ये अपने ही प्रकाश से चमकता है, ये अपने ही प्रकाश से क्या होता है, अपने ही प्रकाश से ये चमकता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना, ये अपने ही प्रकाश से चमकता। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टार की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम तारा की बात करते हैं। और जिसका अपना ही प्रकाश होता है, जो अपने ही प्रकाश से चमकता है, उसको हम लोग ल्यूमिनस बॉडी के नाम से जानते हैं। ये हमारा ल्यूमिनस बॉडी कहलाता है, इसको हम लोग ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। और हिंदी में अगर बोलिएगा तो इसी को प्रदीप्त वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश होता है, अपने प्रकाश से चमकता है, उसको प्रदीप्त
अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। याद रखना, उसी को लुमिनस बॉडी के नाम से जाना जाता है, और जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकता है। जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूरज की प्रकाश पड़ेगी तो चमकेगा, नहीं तो नहीं चमकेगा। इसका मतलब वो हमारा नॉन लुमिनस बॉडी होगा, अप्रदीप्त वस्तु होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन सूरज हो गया, तारा हो गया, सबका खुद का प्रकाश होता है, अपने ही प्रकाश से चमकता है। तो ये तो मेरे भाई इसकी कहानी होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जो स्टार हमारा होता है, इस स्टार के आसपास हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस होता है, और हाइड्रोजन गैस जो हमारा होता है, वही हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, मिलकर के हीलियम गैस का निर्माण करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि 1H1 की हम बात कर लेते हैं, प्लस में हम कहेंगे यहां पर 1H1 की बात करते हैं। दो हाइड्रोजन मिलकर के हमारा क्या करेगा, तो यहां पर हीलियम का निर्माण करेगा, और हीलियम यहां पर हमारा हीलियम कितना होगा, कि हमारा हीलियम 2 हमारा निकल करके आ जाता है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहां पर ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है, यहां साथ ही साथ हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। एक बात बताइए मेरे भाई, हम अगर यहां पर ताड़ा की बात करते हैं, यहां से ताड़ा से अगर ऊर्जा अगर निकलती है, तो हम कहेंगे दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण अगर करता है, दो हाइड्रोजन मिलकर के अगर हीलियम का निर्माण करता है, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई, इसका मतलब है कि दो न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इसका मतलब हो गया ये नाभिक के संलयन के प्रिंसिपल पर हमारा कार्य करता है। तो यहां पर अगर सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना ये नाभिक के संलयन के आधार पर हमारा होता है। इसमें हम सीधा कहेंगे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, और इसी दौरान हमें एनर्जी मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में यहां पर क्या होगा, कहेंगे करेक्ट होगा, क्योंकि तारे से हमें क्या मिलता, तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और तारा से तभी हमें ऊर्जा मिलेगा जब दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हमारा हीलियम का निर्माण करेगा। और ऐसा अगर करता है, इसका मतलब है ये नाभिकीय संलयन है, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो मेरे भाई हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां कोई नाभिकीय विखंडन अब नहीं होगा। जब नाभिकीय संलयन होगा तो नाभिकीय विखंडन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन की बात हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे मेरे भाई हाँ, गुरुत्वीय संकुचन से भी हमारा होता है। जब हम यहां पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी हमारा होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि तारे से जो एनर्जी इमिट करती है, इन दोनों के कारण, तो मुख्य रूप से इसके कारण होता है, ये प्राइमरली होता है, ये मुख्य रूप से यही होता है। ये मेरे भाई आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से होगा, और ये भी आपको ध्यान रख लेना, लेकिन ये मुख्य रूप से होगा, ध्यान रखेंगे। तो पहला और दूसरा हमारा क्या होता है, एनर्जी यहां से निकलने का एक कारण बन जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, असत्य कथन का चूज करना है। एक बात बताइए मेरे भाई, भूकंप तरंग जो होता है पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है। और एक बात याद रखिएगा, भूकंप तरंग जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर सिर्फ नहीं होती है, पृथ्वी के अंदर भी होता है भूकंप तरंग। इस बात को ध्यान रखें, दोनों सही होता है। तो भूकंप तरंग पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न तरंग होती है, बिल्कुल सही है। भूकंप तरंग को भूकंप लेखी नामक उपकरण का रिकॉर्ड किया गया है, और ये भी हमारा सेस्मिक वेव हमारा जो होता है, ये रिकॉर्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट इस सेस्मोग्राफ पर ही हम लोग क्या करते हैं, तो भूकंप तरंग का हम लोग यहां पर मेजरमेंट करते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात। अगर भविष्यवाणी अगर हो जाता तो पता पहले चल जाता कि पटना में भूकंप आने वाला है, तब तो अचानक भूकंप आता है। इसका मतलब मेरे भाई भूकंप का भविष्यवाणी नहीं होता है। हम लोग सीधा कहेंगे कि भूकंप का हमारा यहां पर प्रेडिक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। और आंसर आपको क्या कहना था, तो आंसर आपको कौन सा गलत है वो करना था। तीन में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर राइट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे सीधा आंसर करेंगे, इसमें से हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग जाएंगे। आगे मेरे भाई, नियुक्ति बैच आप सभी लोगों के पास होगा। अगर नियुक्ति बैच की क्लासेस आप नहीं कर पा रहे हैं तो नियुक्ति बैच की क्लासेस जरूर करिएगा, क्योंकि ये नियुक्ति बैच की जो क्लासेस होगी आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपको हम कहते हैं करके देखना तो पता चल जाएगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन जैसे ही पार करोगे तो अलग लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। और तैयारी को मेरे भाई बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मेरे द्वारा कलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हम कुछ न कुछ अच्छा ही किए होंगे और कुछ न कुछ अच्छा ही करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर ये काम अगर आप करते रहते हैं तो समझ लीजिए कि तैयारी आपकी अच्छी होगी। और यूट्यूब के पर ये क्लासेस आपको रात में डेली 10 से 12 आपको मिलता ही रहेगा। आगे हम बात करते हैं परमाणु बम की बात करते हैं। हमने आपको कितनी बार बताया मेरे भाई कि अगर हम एटम बम की बात करते हैं, और बीपीएससी को खास करके यहां से क्वेश्चन उठाने का बहुत शौक होता है। अगर एटम बम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा आधारित होता है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर आधारित होता है। फ्यूजन का मतलब विखंडन होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पर हमारा आधारित होता है। उसमें भी आपको ध्यान रखना, इसमें अनकंट्रोल्ड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें कैसा होगा, तो यहां पर अनकंट्रोल्ड हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ध्यान
ध्यान रखेंगे, एटम बम की बात करते हैं। अगर यहीं पर हाइड्रोजन बम की अगर बात हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, तो जो हमारा हाइड्रोजन बम हमारा होता है, याद रखेंगे ये हमारा किस पर काम करता है, ये भी अनकंट्रोल्ड हमारा होता है। ये भी कैसा होगा कहेंगे, ये भी हमारा अनकंट्रोल्ड होगा, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड हमारा कैसा होगा कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये हमारा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, और यहां पर हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है, लेकिन दोनों अनकंट्रोल होता है, दोनों अनियंत्रित होता है। इस बात को आप ध्यान रख लिया। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कैसे याद रहेगा, तो हाइड्रोजन के लिए हम आपको बताए थे, ये ट्रिक याद रखिएगा, H में U जैसा बनता है, इसका मतलब हमारा फ्यूजन में भी U जैसा बनता है। इसका मतलब अगर ये हाइड्रोजन बम के लिए क्लियर हो गया कि नाभिकीय संलयन होगा, तो हम एटम बम के लिए कहेंगे नाभिकीय विखंडन ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपसे बोला कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत हमारा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन है, यानी परमाणु बम की अगर बात करते हैं वो विखंडन से रिलेटेड है, हमारा नाभिकीय विखंडन है, तो आपसे बोला गया आगे तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत हमारा क्या होगा, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई हाइड्रोजन बम का हमारा क्या होगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन जहां दिख रहा है वही आंसर करेंगे, विखंडन नहीं होगा, विस्फोट वगैरह नहीं होगा, हम सीधा कहेंगे नाभिकीय संलयन का आंसर करेंगे। और ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप से ही इसमें इस्तेमाल होता है, और जिसको हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों के लिए याद रखिएगा, ये हमारे हाइड्रोजन बम के नाभिकीय संलयन में हमारा होता है, और इसी से हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस तरह से हमारा रिलीज करता है। आगे चलते हैं, मिलान करना। वॉशिंग सोडा के बारे में आप जानते होंगे, जो मेरे भाई खाने वाला नहीं, वॉशिंग सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसकी हम बात करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो सोडियम कार्बोनेट उसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। और जो वॉशिंग सोडा होता है उसका मुख्य रूप से कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग सोडा हमारा पानी का स्थायी कठोरता को दूर करने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से अगर हम कहेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमारा दिख रहा है यहां पर Na2CO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला हमारा Na2CO3 हमारा, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, जो कि हमारा पानी का स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ए का मेरे भाई यहां पर हमारा 4 मैच करेगा, अगर ए का 4 मैच करेगा तो ए का यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब हमारा सी आंसर नहीं हो सकता है, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। और हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कास्टिक सोडा कहने का मतलब होता है कि हम लोग NaOH की हम बात करते हैं, और इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड्स भी बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं, और ये हमारा 1 के साथ जाएगा, इसका मतलब बी का हमारा 1 हो जाएगा। तो ए का 4, बी का अगर 1 हो जाएगा तो बी का 2 नहीं होगा, इसका मतलब आंसर होने की संभावना बी हो जाएगा, राइट आंसर। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं हाइपो सॉल्यूशन। मैंने कल भी बताया था कि सोडियम थायोसल्फेट जो फोटोग्राफी फिक्सर होता है, जिसको फोटोग्राफी में इससे इस्तेमाल करते हैं, उसको हाइपो कहते हैं। और हाइपो कहने का मतलब सोडियम थायोसल्फेट की हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि डी का हमारा यहां पर 3 मैच करेगा, और नीला थोथा हमारा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इसका मतलब हमारा सी का यहां पर 2 मैच करेगा। तो 4 1 2 3 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। सीधा आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक समीकरण निम्नलिखित में से किसके नियम के द्वारा हमारा संतुलित किया जाता है। ये टर्म मेरे भाई यहां पर खासा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम अगर बैलेंस करते हैं तो वो हमारा किस आधार पर बैलेंस होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखना मेरे भाई, कभी भी अगर आपके सामने में संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर बात करता है, अगर आपसे संतुलित रासायनिक समीकरण की अगर बात करता है तो एक लाइन में आप जान लीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा जो होता है ये हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आप एक लाइन में जान लीजिए, इसका जो सिद्धांत हमारा, इसका जो प्रिंसिपल हमारा होता है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा ये काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है। एक लाइन में ये बात आपको ध्यान रखना है, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी जो होगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कंसेप्ट दिया था, ये किसने दिया था, याद रखना मेरे भाई, ये जॉन डाल्टन की हम बात करते हैं, जॉन डाल्टन की बात करते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। और स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो नियम दिया था, वो किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए मेरे भाई। आप सभी लोगों में से किसी को कोई याद होगा तो एक बार जल्दी से बताना। ये हमारा जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में अगर बात करता है, जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जोसेफ फ्रॉस्ट की हम बात करते हैं, ये जोसेफ फ्रॉस्ट ने ये कंसेप्ट दिया था। और गुणित अनुपात का नियम, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, जॉन डाल्टन की बात करते हैं। और हमारा जो केमिकल, हम जो कहेंगे हमारा जो इक्वेशंस बैलेंस होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया अगर बैलेंस होती है, इसका मतलब हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, इस बात को समझना, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कि प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम की बात करता है। 1 ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में सर्वोत्तम ईंधन हमारा कौन सा होगा? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन जलता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें यहां पर एनर्जी प्राप्त होता है, यानी 1,50,000 किलो जूल पर हमारा क्या होता है, केजी कैलोरी हमारा ऊर्जा हमें देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे सामने यहां पर हाइड्रोजन की अगर बात होती है, हम सब में से अधिक किसको ट्रीट करेंगे? तो हम हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। और अगर हम हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये सबसे अधिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है। ये किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा सबसे अधिक होता है, ये सबसे अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोजन का जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होगा ये सबसे अधिक होता है। और कितना होता है तो इसको भी आप यहां पर बता सकते हैं। ये वैल्यू मेरे भाई कितना होगा कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू हमारा कितना होता है? कहेंगे इसको कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग सीवीएस दिखाते हैं। और ये कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा? कहेंगे 1,50,000। 1,00,000 मेरे भाई 50,000 किलो जूल पर केजी होता है। यानी 1 केजी अगर आप मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो आपको 1,50,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। सबसे अधिक हमारा यहीं से मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। और आने वाले समय में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल के रूप में हमारा काम करेगा। अगर आप देखते होंगे कि सूरज की सतह अगर हमारा बहुत ज्यादा गर्म होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस पर अगर पहुंच जाता है, इसका मतलब उसके चारों तरफ हमारा हाइड्रोजन गैस होता है और वो आयनाइज्ड अवस्था में होता है। इसीलिए सूरज का तापमान इतना ज्यादा टेम्परेचर हमारा डेवलप करता है। तो हाइड्रोजन के सामने कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। एक्वा रेजिया के बारे में हमने आपको बताया था मेरे भाई कि एक्वा रेजिया हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशंस होता है। और याद रखना जो एक्वा रेजिया हमारा होता है, अगर इस एक्वा रेजिया की बात करते हैं, एक प्रकार का सॉल्यूशन है, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा मिश्रण होता है। ये चीज आपको ध्यान, लेकिन किसका मिश्रण है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना पूरा का पूरा सांद्र HCl का कितना भाग? सांद्र HCl के 3 भाग यहां पर मौजूद होते हैं। सांद्र HCl के कितने भाग होंगे? तो 3 भाग होते हैं। प्लस में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि सांद्र HNO3 का कितना भाग होता है? सांद्र HNO3 का यहां पर 1 भाग हमारा होता है। इन्हीं का ये मिश्रण होता है और इसी को एक्वा रेजिया कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, एक्वा रेजिया जो हमारा मिश्रण होता है इसमें सोना चांदी सब हमारा घुलनशील होता है। सोना हो गया, अगर हम चांदी की बात करते हैं, अगर हम प्लेटिनम की बात करते हैं इत्यादि, यानी कि ETC हमारा ये सब क्या होता है? कहेंगे इसमें घुलनशील होता है। इसमें ये सब हमारा घुलनशील होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। आसानी से इसमें घुल जाता है। अगर आपको सोना को घुलाना है, लिक्विड बनाना है, तो सोना को आप क्या कीजिए? इसके सॉल्यूशन में डाल दीजिए, एक्वा रेजिया में डाल दीजिए, सॉल्यूशन में आप डाल दीजिए। देखिएगा सोना पिघल जाएगा, पूरा का पूरा मेरे भाई लिक्विड बन जाएगा। तो सोना को हम सीधा कहेंगे जो सोना हमारा होता है, चाहे चांदी होता है, प्लेटिनम होता है, इसको घोलने के लिए एक्वा रेजिया होता है। लेकिन याद रखने के लिए मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको याद रखना HCl 3 को टर्म इसका मतलब 3 भाग है और HNO3 को आप 1 भाग मान के याद रखिएगा। ये आपको बस और ट्रिक का माध्यम से हम आपको बताते हैं। लेकिन जब भी एक्वा रेजिया की बात आती है तो 1 भाग हमारा किसका? तो HNO कहेंगे HCl में 3 भाग होता है। किसके 3 भाग? तो मेरे भाई हम कहेंगे HCl का 3 भाग। इसका मतलब है HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसका 1 भाग हमारा होता है। तो पहले HNO3 बाद में HCl की बात करेंगे। तो सांद्र HNO3 पहले और सांद्र HCl बाद में। इसका मतलब यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा और सब स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत है। यहां सांद्र HNO3 तो हमारा है, लेकिन यहां H2SO4 का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये आपको उल्टा दे रखा है इसलिए। और तनु तो यूज नहीं होता है, हम लोग सीधा कितने सांद्र का इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेटेड हमारा होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सबसे हल्का होता है? सॉरी, जल से हल्का होता है। सबसे हल्का नहीं मेरे भाई, जल से हल्का होता है। एक बात याद रखिए मेरे भाई, जल से अगर कोई हल्का होता है तो इनमें से कौन सा होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, सोडियम की बात करते हैं, पोटासियम की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं, ये जल से हल्का होता है। याद रखना, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाना होता है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे, हम सोडियम की बात करेंगे, हम लिथियम की बात करेंगे, हम पोटासियम की बात करते हैं, ये तीनों जल से हल्का होता है। याद रखना, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये तीनों जल से हल्का होता है। ये तीनों जल से कैसा होता है? जिन तीनों जल से हल्की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर ये तीनों जल से हल्की होती है, इसका मतलब इन तीनों का हम कहेंगे यहां पर जो इन तीनों का जो हमारा घनत्व होता है वो हमारा क्या होता है? पानी की तुलना में कम होता है। इन तीनों का जो घनत्व होगा पानी की तुलना में कम होता है, लेकिन एल्युमिनियम का घनत्व पानी से हमारा ज्यादा होता है।
पानी का अगर घनत्व की बात करते हैं तो पानी का जो घनत्व हमारा H2O, जो घनत्व हमारा पानी का होता है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा होता है। सीसी की बात करें, सीजीएस में ये बोलेंगे, और केजी पर मीटर क्यूब में हम कहेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब मेरे भाई इस बात को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, पानी का हमारा घनत्व कितना होगा तो कहेंगे एसआई यूनिट में हमारा 1000 होगा, और सीजीएस यूनिट में हमारा कितना होगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये पानी का घनत्व होता है। इसमें जो आपके पदार्थ दे रखे हैं उस पदार्थ में से कहेंगे कि इससे भी कम मान किसका होगा, तो इससे भी कम मान हमारा सोडियम, लिथियम और पोटासियम का होता है। तो उसी में हमारा यहां पर सोडियम का टर्म आ जाता है, क्योंकि ये हमारा जल से भी हमारा कम हो जाता है। इसका लगभग 0 पॉइंट कितना, तो 7 समथिंग हमारा होता है। ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम का हमारा 2 दशमलव समथिंग हो जाता है। ये हमारा ज्यादा होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारे जल से ज्यादा हमारा भारी होगा, मैग्नीशियम भी जल से ज्यादा भारी होगा। यानी मेरे भाई हम सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो तीनों के तीनों है, ये हमारे जल से भी हल्के होते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। मेरे भाई इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है, और जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वो भारी होता है। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायु से भरे गुब्बारे की हम बात करते हैं। अगर वायु से भरे गुब्बारे की बात करते हैं, उसमें आप हीलियम गैस को भरते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो हमारा हीलियम गैस हमारा होता है, ये नोबेल गैस है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हीलियम गैस हमारा नोबेल गैस होता है, और जो नोबेल गैस हमारा होगा ये नॉन रिएक्टिव गैस होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। ये कैसा गैस होगा, तो इसको हम लोग नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से जानते हैं। ये हमारा किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है मेरे भाई हमारा भी क्रियाशील होता है, ये किसी के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो हम लोग वायु से भरे गुब्बारे में हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम हमारा क्या करता है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसमें हम लोग भरते हैं। तो मेरे हम सीधा कहेंगे सस्ता होता है, नहीं। घना होगा, नहीं। वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए हम इसमें हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम हमारा किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम वायु को, हीलियम को उसमें भर देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है सीमेंट पर। क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो सीमेंट हमारा होता है, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं, एक प्रकार का मिश्रण होता है। ये चीज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हम लोग कहेंगे एक प्रकार का हमारा क्या कहेंगे, एक प्रकार का सीधा सीधा लाइन है, एक प्रकार का हमारा मिश्रण होता है। ये किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमेंट के अंदर जो हमारा कंपोजिशन होता है, वो कंपोजिशन आपको किसी भी सूरत में पता होना चाहिए। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो कंपोजिशन इसके क्या होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड्स आपका होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, सिलिका होता है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें एल्यूमिना भी होता है, जिसको Al2O3 के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारा जिप्सम भी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जिप्सम भी होता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें और क्या होता है कि यहां पर हमारा कुछ मिट्टी की भी मात्रा होती है, और साथ ही साथ इसमें हम कहेंगे, इसी को एग्रीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको आप मिट्टी कहते हैं। इसी में हमारा क्या होता है, आयरन ऑक्साइड्स भी मौजूद होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें आयरन ऑक्साइड्स भी होता है। सबके अपने अपने काम है, इस बात को हम सभी लोग जानेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो हम लोग घर में सीमेंट यूज करते हैं घर बनाने के लिए, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। हम कहेंगे CO से लेकर के हमारा इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइम कहते हैं। ये हमारा सिलिका होता है, ये एल्यूमिना होता है, ये जिप्सम हो गया, ये मिट्टी हो गया, और आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करता है मेरे भाई, देखिएगा ईटा का रंग भी आपको भूरा दिखता है। ईटा का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। पकाने के बाद ईटा का रंग भूरा हो जाता है, उसमें आयरन ऑक्साइड्स मिलाया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इस तरह से सीमेंट जो होता है वो भी आपको भूरा कलर का थोड़ा मिलेगा, उसमें चूंकि आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। ध्यान रखना, अगर हम जिप्सम को मिलाते हैं तो ये क्या करता है, सीमेंट को जल्दी सेट नहीं होने देता है, सीमेंट को मेरे भाई जल्दी जमने नहीं देता है। वो कौन है, कहेंगे हमारा जिप्सम होता है, इसलिए हम इसको रिटार्डर कहते हैं। अगर एल्यूमिना की बात करते हैं तो ये सीमेंट को बहुत जल्दी सेट करा देता है, जल्दी जमा देता है। इसका मतलब इसको एक्सीलरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये दोनों मजबूती के काम में हमारा आता है। सबसे अधिक मात्रा में हमारा यही होता है, उसके बाद हमारा ये होता है। ये सब तो मेरे भाई 3-4% में हमारा होता है, ये तो 1-2% हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हमारा यही दोनों होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसमें से अगर ऑप्शन को टिक आउट करने के लिए जाओगे तो आप आंसर क्या करोगे, आपको सर इसमें ग्रेफाइट होगा क्या, नहीं होगा। क्या इसमें चूना पत्थर के साथ मृत्तिका होगा, मृत्तिका कहने मतलब क्ले की बात करें, क्ले का मतलब होता है मिट्टी की हम बात करें, इसका मतलब यही हमारा हो जाएगा। मेरे में चूना पत्थर कहने वाला कैल्शियम ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, इस बात को आप समझिए। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हमारा नहीं होगा, हम लोग
लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी की पॉसिबिलिटी है और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। जितना भी बात हम इसमें बके हैं, जो जो कंपोजिशन है, इस सारे कंपोजिशन को आप याद रखिएगा, ये लगभग 60 से 62% तो हमारा यही होता है, अकेले होता है। सिलिका की बात करेंगे ये लगभग 20 से 21% होता है, एल्यूमिना 3 से 4% होता है, जिप्सम भी हमारा यहां पर 3 से 4% होता है, मिट्टी की बात करेंगे 102% होता है, ये भी आपका 102% होता है। इसका मतलब है मेरे पास सभी के यूज और सभी के कंडीशंस और सभी का कंपोजिशंस आपको याद रखना चाहिए। ये सीमेंट में हमारा मिक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है, वनस्पति तेल को अगर वनस्पति घी बनाते हैं तो हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं उसका, और हाइड्रोजनेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और जो भी वनस्पति तेल होता है वनस्पति घी बनता है। इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बस बात को समझिए मेरे में, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्पष्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम वनस्पति तेल की अगर बात करते हैं तो इस वनस्पति तेल से हम क्या बनाते हैं, वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है, इस बात को आप समझिए। ये हमारा कैसा असंतृप्त होता है, इस बात को आप समझना मेरे भाई। ये हमारा कैसा होगा, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा असंतृप्त होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये हमारा असंतृप्त होता है, इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने मतलब कार्बन कार्बन के बीच में हमारा यहां पर डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये किसको बताता, कहेंगे ये हमारा इथीन को बताता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं। इसी में हम किसको ऐड करते हैं, तो हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण के नाम से हम जानते हैं। तब ये कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड बन जाता है और तब हमारा यहां पर जो हाइड्रोजन हमारा चिपकता है कि इसके साथ 3 गो हो जाएगा, इसके साथ 3 हो जाएगा। क्योंकि पहले 4 हाइड्रोजन था, अब 2 मिला दिए तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा। और हम कहेंगे यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन हो जाएगा। तब हम कहेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, तो कहेंगे इसको हम इथेन कहते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई यहां पर इथीन से इथेन अगर बन गया तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा बन गया। इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा बन गया। तो वनस्पति तेल हमारा अनसैचुरेटेड होता है, वनस्पति घी हमारा सैचुरेटेड होता है, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हमारा कौन होता है, तो याद रखना मेरे भाई निकल, और प्लस में हम क्या करते हैं, निकल और पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। निकल और पैलेडियम जो हमारा होता है ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये हमारा कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट का मतलब होता है इसको हम लोग उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ये कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन रेट को हमारा फास्ट कर देता है। इसमें क्या प्लेटिनम यूज करेंगे कि नहीं, क्या इसमें जिंक यूज करेंगे, नहीं। एज ए कैटलिस्ट के रूप में जो भी इस्तेमाल करेंगे हम निकल का यूज करेंगे, नहीं तो पैलेडियम का इस्तेमाल करेंगे। और ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को समझिए, वनस्पति तेल को अगर वनस्पति घी अगर बनाना है तो आप समझ लीजिए इसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं। 2 कार्बन वाला जो आपका था, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड था तो उसको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। असंतृप्त को आप संतृप्त में कन्वर्ट कर रहे हैं। असंतृप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, संतृप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है। इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है मेरे भाई कि यहां पर अगर हम बात करते हैं किसका, तो बिस्फेनॉल की बात करते हैं, बिस्फेनॉल ए। अगर मेरे भाई बिस्फेनॉल ए की अगर हम बात करते हैं, बिस्फेनॉल ए को हम लोग बीपीए के नाम से जानते हैं। तो बिस्फेनॉल ए हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर क्या है, तो कहेंगे केमिकल्स होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक वगैरह को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां पर, तो प्लास्टिक वगैरह को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये केमिकल होता है, इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ये केमिकल का, ध्यान। प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। अब मेरे भाई अगर मान लेते हैं कि केमिकल्स यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल्स, मेरे भाई फूड पैकेजिंग मटेरियल हम लोग खाना को जिसमें बदलते, खाना को जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें खाना को जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बंद करते हैं, डब्बा जो बनाते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर फूड पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहा है, जिसमें हम खाना को दूर तक कहीं पर भेजते हैं, उसकी हम बात करते हैं। उसमें हमारा इसका इस्तेमाल होता है, जिसको बिस्फेनॉल ए के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने मौका, ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर इसके टेस्ट अवेलेबल है, जिसका डिस्कशन अभी आप देख पा रहे हैं। 6 to 8 9 10th के लिए साइंस के लिए आपके पास अवेलेबल होगा ये क्लासेस, आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, सॉरी ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप इस क्वेश्चंस को ले सकते हैं, वहां से इसको परचेज करके अपने टेस्ट के डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वृक्ष से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर, मेरे भाई वृक्ष से जो प्राप्त हमारा होता है वो लेटेक्स प्राप्त होता है। वृक्ष से जो प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबर हमारा आइसोप्रीन होता है, ध्यान रखेंगे। और वृक्ष से जो हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग लेटेक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा लेटेक्स होता है और इसी से हम कहते हैं कि हमारा आइसोप्रीन, इसी में आइसोप्रीन मिला करके हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक रबर का निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिलीन तो हमारा एक प्रकार का गैस होता है जो हमारा क्या करता है, तो फल को कृत्रिम रूप तरीके से हमारा पकाने का काम करता है। आगे चलते हैं। रोडेंटिसाइड मेरे भाई चूहे मारने की दवाई होती है, उसमें जो केमिकल यूज करते हैं उसको रोडेंटिसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगला मिलान करना है और आपको बताना, ये क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा क्या करता है, अग्निशामक में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कहेंगे बी का तो हमारा 1 हो जाएगा। एसीटोन जो हमारा होता है मेरे भाई, एसीटोन एक ऐसा पदार्थ होता है, एसीटोन एक ऐसा पदार्थ होता है जैसे ही आप बाहर निकालिएगा तुरंत वेपराइज कर जाता है और हाथ ठंडी लगेगी, तो एसीटोन मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे कौन सा होगा। और इसी का इस्तेमाल हम लोग नाखून के ऊपर नेल पॉलिश को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ए का हमारा यहां पर ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू 1 हमारा राइट होगा, तो ट्रू के साथ हम कहेंगे 1 होगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम द्रव अमोनिया की बात करते हैं, लिक्विड अमोनिया जो हमारा होता है ये प्रशीतक के रूप में, एज रेफ्रिजरेंट्स के रूप में हमारा कहां पर, तो हम कहेंगे रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। प्रशीतक के रूप में जो ठंडा करने का काम आता है, कूलिंग करने का काम आता है, हम एसी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से, सॉरी लिक्विड अमोनिया के नाम से जानते हैं, यानी आप उसको द्रव अमोनिया कहते हैं। एज ए प्रशीतक के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है जो कि कूलिंग प्रदान करता है। तो डी का हमारा यहां पर 4 हो जाएगा। तो 2 1 3 4 हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारा होता है इसको हम लोग H2O2 कहते हैं, याद रखिएगा। H2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका पूरा नाम क्या है, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि H2O2 हमारा क्या होता है, कहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारा है ही, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारा है ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा होता है, ये आपको ध्यान रखना। H2O2 की हम बात करते हैं तो यहां पर ये जो हमारा होता है घाव की महरम पट्टी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पर सी आपका मिलान कर जाएगा, तो सी का 3 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई, किंगडम मोनेरा की हम बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जीव जंतु को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। एक एक बच्चे को पता होगा कि जीव जंतु को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। कितने भाग में, तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 5 भागों में बांटा गया, इस बात आपको ध्यान रखना है। अगर जीव जंतु को 5 भागों में बांटा गया है तो किसके अनुसार, तो कहीं आर.एच. विटेकर के अनुसार, इस बात आपको ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर आर.एच. विटेकर की हम बात करते हैं। आर.एच. विटेकर के अनुसार हमारा जीव जंतु को कितने भागों में बांटा गया, तो कहेंगे यहां पर 5 भागों में बांटा गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी में आता है हम मोनेरा की बात करते हैं, इसी में हम मोनेरा की बात करते हैं, ध्यान रखना। और मेरे भाई जो मोनेरा हमारा होता है, अगर मोनेरा की हम बात करते हैं तो आपको बताना है मेरे भाई यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है। मोनेरा के बाद हमारा कौन सा होगा, तो यहां पर प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। और प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे एनिमेलिया की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए, एनिमेलिया की हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम प्लांटी की बात करते हैं, इसमें सारे प्लांट हमारे आ जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा फंगी की हम बात करते हैं, यानी कहने वाला सारे कवक आ जाते हैं। टोटल 3 2 5, यही 5 को हमारा फाइलम होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम मोनेरा की बात करते हैं, इसी मोनेरा के अंतर्गत हमारा क्या आता है, कहेंगे इसी मोनेरा के अंतर्गत हमारा आता है नील हरित सवाल वगैरह की हम बात करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा नील हरित सवाल आता है। और जो नील हरित सवाल होता है, इस नील हरित सवाल का नाम क्या, तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यही हमारा साइनोबैक्टीरिया हमारा होता है, ध्यान रखिएगा। और जो नील हरित सवाल हमारा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, कहेंगे इसमें
क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो आप समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस भी हमारा कर सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया हमारा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल हमारा पाया जाता है। लेकिन नील हरित शैवाल जो हमारा होता है, यही हमारा क्या तो कहेंगे, इसी को हम एनाबेना के नाम से हम लोग जानते हैं। यही हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर, एनाबेना जो हमारा होता है, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो एनाबेना जो हमारा साइनोबैक्टीरिया हमारा होता है, ये याद रखना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम भी करता है। ये क्या करता है कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये भाग लेता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को किसमें, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर क्या करता है तो कहेंगे यहां पर मेरे भाई मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, इस बात को आप ध्यान रखना। मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको ये क्या करता है, तो मिट्टी की उर्वरता को ये बढ़ा देता है, इस बात को आप ध्यान रखना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देता है। तो एनाबेना की हम बात करते हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक वगैरह की हम बात करते हैं, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर मेरे भाई, यहां पर हमारे सामने है डायटोम की बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं। ये प्रोटिस्टा हमारा, ये कैसा संघ का है तो कहेंगे हमारा प्रोटिस्टा संघ का होता है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ये प्रोटिस्टा संघ के हमारा जीव होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर यूग्लिना हो गया, हमारा अमीबा भी इसी में आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अमीबा भी इसी में आता है। पैरामीशियम की अगर आप बात करते हैं तो वो भी हमारा इसी में आता है। पैरामीशियम की बात करते हैं तो वो भी हमारा इसी में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा संघ के जीव कहते हैं। मेरे भाई यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है जो कि हमारा किसके बीच की कड़ी होती है, तो ये हम कहते हैं ये हमारा किसके बीच की कड़ी होता है, जंतु और पौधे के बीच की कड़ी होती है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस कर लेता है, अपना भोजन खुद बना लेता है। तो ये हमारा जंतु के बीच और हम कहेंगे हमारा पेड़ पौधे के बीच की कड़ी माने जाते हैं, इस बात को याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये प्रोटिस्टा है, ये हमारा क्या तो कि यहां पर मोनेरा है। तो आपसे बोला कि इनमें से कौन सा जीव मोनेरा जगत में हमारा संबंधित है, तो एनाबेना हमारा मोनेरा से संबंधित होता है। बाद बाकी मेरे भाई नील हरित शैवाल तो हमारा होगा ही होगा। इसी मोनेरा से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह भी हमारा इसमें आता है। इसी में हम कहेंगे हमारे बैक्टीरिया वगैरह भी शामिल, हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसी में हमारा बैक्टीरिया भी होगा। नील हरित शैवाल की बात करते हैं, इसको आप एनाबेना के नाम से यहां पर देख पा रहे हैं। ये सभी के सभी हमारे इसमें होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार ये पूछ लेता है और आपको ध्यान में रखना भी पड़ेगा। और क्वेश्चंस मेरे भाई आसान आते हैं। माइकोप्लाज्मा भी हमारा इसी में आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम माइकोप्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो ये भी हमारा इसी में आता है। माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, एक कोशिकीय जीव होता है और ये हमारा इसी में आता है। याद रखना, इसके अंदर मेरे भाई केंद्रक वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके अंदर याद रखना मेरे भाई हमारा कुछ भी नहीं होता, केवल राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस पर पहुंचते हैं। किस प्राणी में प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होती है, तो हमारा केचुआ में होता है, अर्थवर्म में होता है, साथ ही साथ मोलस्का की अगर हम बात करते हैं उसमें होता है। मोलस्का जो हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, मोलस्का हमारा जी हम कहेंगे मोलस्का हमारा जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ये बात एक एक बच्चा को पता होगा। अगर हम मोलस्का की बात करते हैं तो एक एक बच्चा को पता होगा, ये जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं, ये मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, मोलस्का संघ के जो जीव हमारे होते हैं वो कौन होते हैं, हम लोग कहेंगे सीपी संघ जो हमारा होता है, ऑक्टोपस की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर संघ की बात कर रहे हैं, संघ की बात करते हैं। अगर हम ऑक्टोपस की बात करते हैं, संघ हो गया, ऑक्टोपस की बात करते हैं, या फिर मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे सीपी हो गया, सीपी की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, ये सब हमारा क्या तो कहेंगे इसी के अंतर्गत आता है। और मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, जीव जंतु का ये जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा ये संघ माना जाता है। जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ हमारा होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ हमारा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन होगा, कहेंगे हमारा मोलस्का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन विलय होता है, यहां पर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन होता है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में होता है हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्लाज्मा में अगर हीमोग्लोबिन की बात करेगा तो वो केचुआ और हमारा क्या होता है, मोलस्का संघ के जीव होते हैं। ये केचुआ ही सिर्फ नहीं होगा, आप कहेंगे सर केचुआ तो हमारा होबे करेगा, और साथ ही साथ हम कहेंगे मोलस्का की भी हम बात करेंगे। यहां पर मेरे पास सीधा सीधा कहेंगे कछुआ नहीं, ये केचुआ की बात कर रहा है, अर्थवर्म की बात कर रहा है। साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मोलस्का की हम बात कर रहे हैं। तो जो मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। इन दोनों में हम कहेंगे प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन हमारा विलय होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन में आरबीसी विलय होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसको हम लोग संकर बीज कहते हैं, हाइब्रिड बीज के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, लेकिन कौन सा हमारा क्लोरोफिल का कार्य नहीं है। एक बात बताइए मेरे भाई, क्लोरोफिल का कार्य
हमारा कौन सा नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। एक बात आपको पता होगा, जो क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ध्यान रखना कि जो क्लोरोफिल हमारा होता है ये क्या करता है, तो प्रकाश को यहां पर अवशोषित करने का काम करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश का अवशोषण करता है, ये हमारा प्रकाश का अवशोषण करता है। और हम कहते हैं कि जो क्लोरोफिल हमारा होता है ये फोटोसिंथेसिस कर देता है। ये क्या करता है कि यहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, हम सीधा कहेंगे यहां पर फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये फोटोसिंथेसिस में हमारा कैसा होगा कि यहां पर सहायक होता है। हम बात करते हैं क्लोरोफिल का, इस बात को ध्यान रखना। और क्लोरोफिल में याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना किसी भी सूरत में। अब मेरे भाई जब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसका, जब हम क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं, इसका मतलब है पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, इसका कार्य क्या है। तो हम लोग एक बात जानते हैं मेरे भाई, इस बात को आप समझिएगा, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमारा पानी होता है, और साथ ही साथ हम कहते हैं इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। हम क्या लेते हैं, तो यहां पर सनलाइट हम लेते हैं, और जब सनलाइट हम लेते हैं तो यहां पर C6H12O6 का निर्माण होता है, यहां से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, और साथ साथ मेरे भाई कुछ हमारा जल की मात्रा भी वाष्पोत्सर्जित हो जाती है। इसको बैलेंस करिएगा तो 6 से गुना यहां पर 12 हो जाएगा। ये कंप्लीट रूप से हमारा फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन को एक एक बच्चा को पता होगा मेरे भाई। हम लोग यहां पर देखते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस अगर हमारा होता है, H2O जब टूटता है तो हम कहेंगे यहां पर CO2 का निर्माण होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, इस CO2 से मेरे भाई यहां पर हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहां पर आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, क्लोरोफिल में हमारा क्या होता है, जल का विखंडन हो सकता है मेरे भाई। जल जब विखंडित होगा तो हमारा O2 का निर्माण करेगा। फोटोन का अवशोषण होता है, एनर्जी का अवशोषण मतलब फोटोन का अवशोषण मेरे भाई। हम लोग जानते हैं कि फोटोन ही हमारा क्या तो ऊर्जा का एक रूप होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। फोटोन हमारा क्या तो कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स को ही फोटोन कहते हैं, और फोटोन का अवशोषण मतलब ऊर्जा का अवशोषण हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल करता है उसका भी अवशोषण करता है, ये बात आपका सही है। आगे कहता है मेरे भाई, क्या ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करता है, जो कि गलत है। कार्बोहाइड्रेट का ये ऑक्सीकरण नहीं करता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, यही आंसर करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हमारा श्वसन की क्रिया के दौरान होता है, ये श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया के दौरान की अगर हम बात करते हैं, इसी के दौरान हमारा क्या होता है, श्वसन की क्रिया के दौरान हमारा क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट हमारा टूटता है तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण अगर आपसे बोलेगा तो कहेंगे हमारा श्वसन की क्रिया के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है, तब हमें एनर्जी के रूप में एटीपी वगैरह मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं वो समय में प्राप्त होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टूटना, हमारा ऑक्सीकरण होना, हम कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान होगा। ये फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। कौन सा कार्य हमारा नहीं होता, आंसर करेंगे सी। आगे चलते, कच्चे फल को पकाने के लिए मेरे भाई किसका इस्तेमाल करते हैं, इस एसिटिलीन का यूज करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप तरीके से हमारा पकाता है। हम लोग कार्बेट मार्केट से लाते हैं, उसमें पानी की मात्रा हम लोग छिड़क देते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है, जो गैस निकलता है उसी गैस को एसिटिलीन गैस कहते हैं, और उसी से हम कहते हैं कि ये हमारा फल पक जाता है। अगला कहते हैं कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगी के लिए उपयुक्त होता है, तो याद रखिए सूरजमुखी का तेल हृदय रोगी के लिए वनस्पति। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप देख पा रहे होंगे, सारथी बैच कॉमन पेपर के लिए हमारे विकास सर के द्वारा दिया गया है। मात्र 299 रुपए में ये बैच आपको दिया गया। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये बैच मिल जाएगा सभी लोगों के लिए। 6 to 8 9 10 11 12 सभी लोगों के लिए बैच आपके लिए अवेलेबल है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाकर के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, अच्छा करें, बेहतर करें, रिजल्ट आपका होगा। आगे चलते हैं, 10 दिनों से अधिक दिन तक अगर उपवास करने के लिए लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में ज्यादा सही रहेगा, इस तरीके से लिखना, आप इस बात को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हम लोग सीधा कहेंगे कि हमारे शरीर की हम बात करते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। हमारे शरीर में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है ये किस रूप में होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है किस रूप में होता है, तो एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में। ये किस
किस रूप में होगा, तो ये हमारा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ग्लाइकोजन के रूप में कहां पर, तो हमारे यकृत में जमा होता है। कहां पर, यकृत में। लगभग 95% हमारे यकृत में होता है। और याद रखना मेरे भाई दूसरा पॉइंट, ये हमारे मांसपेशी में भी वो जमा होता है। हमारे कहां पर, हमारे मसल्स में भी, मांसपेशी में भी होगा, लेकिन यहां पर 5% मुख्य रूप से हमारे यकृत में होता है। तो हमारे यकृत में ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर होता है, हमारा एनर्जी के रूप में हमारा स्टोर होता है। ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। जब आप उपवास करेंगे तो वही फैट टूट टूट करके आपको एनर्जी देगा। लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा दिन तक अगर आप उपवास करते हैं तो जो भी एनर्जी स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में आपकी यकृत में, उसका लेवल घट जाएगा, यानी ग्लाइकोजन के लेवल में कमी आ जाएगी। इसका मतलब मेरे भाई ग्लूकोज टूटता है तो ग्लाइकोजन बनता है। जब ग्लाइकोजन की कमी होगी इसका मतलब ग्लूकोज की कमी होगी। तो आप सीधा कहेंगे हमारे यकृत में किसकी कमी होगी, तो हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। हम सीधा कहेंगे हमारे यकृत में ग्लूकोज का स्तर में कमी आ जाएगा। और सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर करेंगे ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर थम्स अप करना। जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करना। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक नहीं होगा, क्या होगा, कहेंगे कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन की कमी होगी यानी कि ग्लूकोज की कमी होगी। ध्यान रखेंगे लीवर में मेरे भाई लीवर में तो हमारा फैट जमा होता ही नहीं है। तो फैट कहां जमा होता है, तो आपको ध्यान रखना फैट का जो स्टोरेज होता है वो कहां पे होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। फैट का मतलब वसा होता है, वसा का, फैट का जो संग्रह होता है, ये फैट का जो संग्रह होता है वो कहां पर होता है, तो याद रखना फैट का संग्रह हमारा एडिपोज टिश्यू में होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एडिपोज टिश्यू में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, एडिपोज टिश्यू में हमारा होता है। तो फैट का संग्रह कहां पर होगा, तो कहेंगे एडिपोज टिश्यू में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वसा का संग्रह कहां पर होगा, तो कहेंगे हमारे यहां पर एडिपोज टिश्यू में होगा। एडिपोज टिश्यू हमारा क्या है, एडिपोज टिश्यू हमारा यहां पर सीधा कहेंगे ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये हमारा यहां पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला कहता है एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य में हृदय प्रति गति कितने, मेरे भाई 1 मिनट में कितनी बार, कहेंगे 72 बार धड़कता है। याद रखिए। अगला राइबोजाइम्स की बात करता है। देखो राइबोसोम और राइबोजाइम्स दोनों अलग चीज है, समझना गौर से। अगर हम आपसे बात करेंगे राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन मेरे भाई राइबोसोम किसका बना होता है, कहेंगे राइबोसोम जो हमारा बना होता है ये आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखिएगा ये आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा, आरएनए तथा प्रोटीन का ये बना होता है। ये आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आपसे राइबोजाइम्स की अगर बात करता है, अगर आपसे राइबोजाइम्स की अगर बात करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो हमारा राइबोजाइम्स होता है ये एक प्रकार का एंजाइम्स है। ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा एक प्रकार का हमारा एंजाइम्स है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। और जो राइबोजाइम्स हमारा होता है ये किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। ये किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। इसको कहते हैं ये आरएनए का बना होता है। ये एंजाइम आरएनए का बना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसका, तो आरएनए के बना होता है। इसमें मेरे भाई कोई हमारा प्रोटीन नहीं होता है। तो ये राइबोजाइम है और ये एक एंजाइम है। इस बात को ध्यान रखना। और एंजाइम क्या करता है, तो हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कहेंगे हमारे रिएक्शन रेट को ये फास्ट कर देता है। तो आपसे राइबोजाइम्स पूछा है, ये एक प्रकार का एंजाइम्स है। ये इसमें हम कहेंगे हमारा आरएनए के बना होता है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर राइबोसोम कहता तब आरएनए और प्रोटीन का आप आंसर करते और ऑप्शन नंबर हमारा कुछ और होता। आगे चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ट्यूमर हमारा संसूचित करने के लिए रेडियोधर्मिक जो हमारा समस्थानिक होता है हमारा कौन होता है, मेरे भाई ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं आर्सेनिक 74 की हम बात करते हैं, ये हमारा इस्तेमाल होता है। अगर कोबाल्ट 60 की बात करते हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए यूज होता है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और सोडियम 24 जो हमारा होता है ये थायराइड ग्लैंड जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, तो उस थायराइड ग्लैंड में हमारा ये टेस्ट हमारा होता है, सोडियम 24 की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक 74 होगा और कहेंगे कोबाल्ट 60 हमारा क्या होगा, तो कैंसर के इलाज के लिए होता है। आगे जलीय पौधे, मेरे भैया क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, मेरे भाई कल भी हम आपको बताए थे धान खेत में सबसे अच्छा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर हमारा एजोला होता है। कौन होता है, किंगम एजोला की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये एजोला हमारा राइट होता है। मेरे भाई उल्फिया जो हमारा होता है सबसे दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है,
ये दुनिया का क्या, तो कहेंगे दुनिया का, ये दुनिया का सबसे छोटा फूल हमारा कौन होगा, तो कहेंगे दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई फूल बोला, दुनिया का सबसे छोटा अगर फूल कोई बोला तो उसको उल्फिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको उल्फिया कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन होगा, तो कहेंगे उल्फिया की बात करेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल अगर आपसे पूछता है तो आप सीधा कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फूल की अगर बात करता, दुनिया का सबसे बड़ा फूल की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग रेफलेसिया के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग रेफ्लेसिया कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल और दुनिया का सबसे छोटा फूल आपको जरूर याद रखना चाहिए। एजोला के बारे में तो हम आपको बताए थे मेरे भाई। बैसिलस यूथ्रेंजेसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का, आपने नाम सुना होगा मेरे भाई बीटी बैगन का, याद रखिएगा बीटी कॉटन और बीटी बैगन का नाम आपने जरूर सुना होगा, और जिसको बीटी ब्रिंजाल के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा बीटी ब्रिंजाल होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये एक कीटनाशी होता है, ये कीटनाशक पदार्थ होता है। बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजाल हमारा क्या है, तो नाम है, लेकिन ये कीटनाशक पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा पदार्थ है, तो कहेंगे ये हमारा कीटनाशक पदार्थ होता है, ये बात आपको, ये कीटनाशक पदार्थ होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, बीटी ब्रिंजाल जो हमारा होता है, जब बैगन पर छिड़का जाता था सारे बैक्टीरिया जो होते थे खत्म हो जाते थे, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन इससे हम लोगों के ऊपर क्या होता, असर पड़ने लगा, तो इस पर इंडिया में बैन हो गया। लेकिन बीटी कॉटन जो हमारा, तो कॉटन को बचाव करने के लिए उसको हम कहेंगे वहां पर कीट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीटी कॉटन का छिड़काव करते हैं, जिससे हम कहेंगे कीट नहीं लगता है। तो मेरे भाई एक जैविक कीटनाशक होता है, ये आपको ध्यान रखना, एक प्रकार का कीटनाशक होता है। बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजाल की बात करते हैं, इसी बीटी का नाम होता है बैसिलस थ्रंजेसिस। बैसिलस थ्रंजेसिस की हम बात करते हैं, बैसिलस थ्रंजेसिस जो हमारा होता है वो बीटी का फुल फॉर्म होता है। तो एक बी यहां से लिया, एक टी यहां से लिया, इसलिए इसको बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजाल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन H1N1 जो हमारा है, ये क्या, तो स्वाइन फ्लू है मेरे भाई। एक हमारा H1N1 होता है और एक हमारा क्या होता है, यहां पर H1N5 होता है, इसको बर्ड फ्लू कहते हैं। ये हमारा किसके लिए था, तो कहेंगे यहां पर हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं, तो ये बर्ड फ्लू की हम बात करते हैं, ये हमारा बर्ड फ्लू की बात करते हैं। तो ये H1N1 वायरस का विषाणु समाचार निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में है, तो हम कहेंगे स्वाइन फ्लू का हो जाएगा। H1N5 अगर होगा तो बर्ड फ्लू होगा। एड्स तो हम लोग जानते हैं HIV एड्स होता है, ध्यान रखेंगे। आगे एलर्जी के बारे में मेरे भाई, कल भी ये क्वेश्चन आपका पूछा था, अस्थमा आपका रिपीट हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर एंड होता है। हम लोग लगातार 40 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पर देखे, तो आज का डिस्कशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं सभी लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सभी लोग एक बार जरूर सेशन को लाइक करके जाना, नहीं तो बस मुंह उठा करके चल जाना। एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना। तुम लोगों में से जितने लोग देख रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करना। जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो उसको हम ऐसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हम पहले ऑलरेडी बता चुके होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग मेरे भाई मस्ती से तैयारी कीजिए, मस्ती से तैयारी कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी बेहतर होगी, इतना मुझे विश्वास है। आप जरूर अच्छा करेंगे, आपका रिजल्ट भी होगा, मेरा आशीर्वाद है। हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा देंगे, आपके उस एग्जाम तक में आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। लगातार आप खाली पढ़ते रहिए, चाहे हमारे टेस्ट के माध्यम से आप सीख रहे हैं, चाहे आप मेरे पैड क्लासेस की क्लासेस से सीख रहे हैं। अगर किसी को थ्योरी वीक है, अगर आप पटना आना चाहते हैं तो पटना आकर के हमारे सेंटर पर अपनी अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी हमारी क्लासेस चलती है, तो ऑफलाइन में साइंस की क्लासेस आकर के कर सकते हैं, या ऑनलाइन अगर कोई करते हैं तो ऑनलाइन लगातार करते रहिए और कंटिन्यू मेहनत कीजिए। जो बेहतरीन कंटेंट होगा वही हम आपको देंगे, और खास करके जो अपडेटेड मटेरियल होगा उसी का हम इस्तेमाल आपके लिए करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो रिजल्ट कौन रोकेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक।